हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। अच्छा, अभी देखो इसमें जो टॉपिक आप लोगों ने अभी करना है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और इसमें जो अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाया था दैट वाज द टॉपिक विच वाज गैस्ट्रुलेशन। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा गैस्ट्रुलेशन, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ। गैस्ट्रुलेशन में बेसिकली बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लास्टुला है दैट इज कन्वर्ट इनटू द गैस्ट्रुला, तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है गैस्ट्रुलेशन। और इसमें मूवमेंट्स होता है सेल का, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी मिलती है। तो इन मूवमेंट्स को मिला के बोला जाता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, ठीक है। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में अगर आपको स्टेप्स याद हो तो बेटा डायग्राम्स मैंने उस दिन बनवाए थे आपको क्लास में, ठीक है। और स्टेप्स अगर आपको याद हो तो जो जो स्टेप्स इसमें हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर, उनमें देखो सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क में जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में, क्लियर। फिर उसके बाद बनती है एमनियोटिक कैविटी, जिसमें प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द यॉर्क सैक। जो फर्स्ट बनता है वो प्राइमरी यॉर्क सैक है। इसका मेन काम होता है कि इट इज अ साइट ऑफ द ब्लड सेल फॉर्मेशन। देन उसके बाद जो बनती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देन आफ्टर दैट जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो स्प्लिट करती है, तो उस वजह से देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। क्लियर। माइक अपने म्यूट कर लो सब बच्चे। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। और उसी के साथ बेटा फॉर्मेशन हो जाता है 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। अगर आपको याद हो, सबसे आउटर मोस्ट कॉरियन है, उसके बाद एमनियन, देन यॉर्क सैक, देन एलेंटॉइड्स। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली डॉर्सल साइड पे नजर आता है एम्ब्रियो का, जिसमें कि एपीब्लास्ट के कुछ सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं, सो दे फॉर्म द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। फिर वो सेल नीचे की तरफ मूव करते हैं, दे फॉर्म द मिडल लेयर विच इज मेसोडर्म। हाइपोब्लास्ट बनाती है एंडोडर्म, एपीब्लास्ट बनाती है एक्टोडर्म। सो ये एस्टैब्लिश करता है एम्ब्रियो का हेड एंड टेल, लेफ्ट एंड राइट, dorsal and ventral and anterior and posterior side, ठीक है। सो इट प्रोवाइड प्रॉपर मॉर्फोलॉजी। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अगर आपको याद हो तो इनके फंक्शंस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। दिस इज द डायग्राम विच इज वेरी क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा। तो डायग्राम में देखो सबसे बाहर की तरफ आप लोगों के पास जो लेयर है दैट इज अ कॉरियन। सो दिस पोर्शन, द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द कॉरियन, ठीक है। और कॉरियन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। अगर आप डायग्राम में देखो तो जो ये वाली लेयर आपके पास है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर कॉरियन। कॉरियन के बाद जो नेक्स्ट लेयर आपके पास है दैट इज द सेकंड वन, एमनियन, ठीक है। तो ये एमनियन लेयर है, जिसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है विच कंटेन द लिक्विड विच इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। सो दिस इज द लिक्विड दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें होगा एम्ब्रियो। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये जो बना है बेटा ये एम्ब्रियो है। नाउ यू कैन सी कि जो एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट है, जहां पर नेवल पार्ट होता है बेसिकली उसका, वहां पर कनेक्टेड होता है दिस पोर्शन। अब ये वाले पोर्शन में जो येलो कलर का हमें नजर आ रहा है, इट इज अ वन सैक, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं बेटा यॉर्क सैक, विच इज अनदर मेम्ब्रेन। फिर एक बहुत पतला सा नैरो सा इस तरफ आपको नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एलेंट्रॉइड्स, ठीक है। ये दोनों मिलके आगे जाके क्या बनाते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये भी हम करेंगे आगे जाके पूरा। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है कॉरियन, दैट गिव्स टू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड कॉरियोनिक विलाई। सो देयर कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो इसी तरह से हमारे पास बनता है प्लेसेंटा। तो ह्यूमंस के केस में जो प्लेसेंटा है बेटा उसको कॉरियोनिक बोला जाता है, क्योंकि उसको बनाती है मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आ जाएं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द प्लेसेंटा। गैस्ट्रुलेशन के बाद हमने प्लेसेंटा करना है। तो प्लेसेंटा क्या है बेटा, ये बेसिकली एक इंटीमेट कनेक्शन है जो मदर और फीटस के बीच में बनता है, जिसके थ्रू देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर। कौन कौन सा मटेरियल एक्सचेंज होता है ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सो इट इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस, एंड इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो इस कनेक्शन में बेटा माइक म्यूट कर लो प्लीज।
इस कनेक्शन में मदर का जो टिश्यू है, मेटर्नल टिश्यू, और जो फीटस का है, फीटल टिश्यू, दोनों आपस में जुड़ते हैं. सो इट इज एन इंटीमेट कनेक्शन. क्लियर? सबसे पहली बात, ह्यूमन के केस में बेटा जो प्लेसेंटा है उसको कॉरियोनिक बोला जाता है. कॉरियोनिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉरियन लेयर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर. सो इट इज कॉल्ड कॉरियोनिक प्लेसेंटा. सेकेंड, ह्यूमन के केस में जो प्लेसेंटा है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है. नाउ व्हाट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा? देखो, हीमोकोरियल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है. दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज द कॉरियन. सो दिस इज कॉरियोनिक एपिथेलियम. ठीक है. फिर उसके बाद अंदर की तरफ ये आता है कनेक्टिव टिश्यू विच इज द फीटल कनेक्टिव टिश्यू, और उसी में प्रेजेंट होती है ये ब्लड वेसल्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द मेटर्नल, तो मेटर्नल साइड पे देखो ये हमारे पास लेयर है, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन एपिथेलियम. क्लियर? ये यूट्राइन एपिथेलियम है एंड दिस इज कॉरियोनिक एपिथेलियम. इसके अंदर भी टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन द ब्लड वेसल. तो इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होगा वो डेफिनेटली मेटर्नल ब्लड होगा, और इनमें जो ब्लड प्रेजेंट होगा दैट विल बी द फीटल ब्लड. क्लियर? सो व्हाट विल हैपन, जब हमारे पास प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है तो जो कॉरियन है बेटा, विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, जो उसकी बाहर वाली लेयर है, वो बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. नाउ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉमनली नोन एज द कॉरियोनिक विलाई. Clear? Now these finger like projection actually shows phagocytic activity, so they get engulfed into the maternal tissue. तो ये maternal tissue को completely क्या करते हैं, digest कर देते हैं, dissolve कर देते हैं. तो maternal की जो बेटा uterine epithelium है वो completely dissolve हो जाएगी. maternal का जो connective tissue है वो completely dissolve हो जाएगा. फिर maternal blood vessels हैं जो, जिसके अंदर मदर का ब्लड है, उनकी वॉल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है. तो ब्लड वेसल की वॉल डिसॉल्व हो गई, कनेक्टिव टिश्यू डिसॉल्व हो गया, यूट्राइन एपिथेलियम डिसॉल्व हो गई. मतलब मदर के जो 3 टिश्यू थे मेन, जो कि बैरियर का काम कर रहे थे, वो तीनों टिश्यू यहाँ पर क्या हो चुके हैं बेटा, डिसॉल्व हो चुके हैं. ठीक है. अब अगर तीनों टिश्यू डिसॉल्व हो चुके हैं तो व्हाट विल हैपन, दिस इज बेसिकली द ब्लड. ये क्या है, मदर का ब्लड है, दिस इज मदर्स ब्लड. और ये जो जगह है बेटा इसको लैक्यूने बोला जाता है. लैक्यूने होता है खाली स्पेसेस जिसके अंदर ब्लड भरा है, मदर का ब्लड. तो फीटस के जो कॉरियोनिक विलाए हैं दे डायरेक्टली एंटर्स इनटू द मदर्स ब्लड. वो मदर ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर हो गई, दे डायरेक्टली बाथ इनटू द मदर्स ब्लड. ठीक है. तो इस तरह के प्लेसेंटा को क्या नाम दिया जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, जिसमें कि तीनों मेटर्नल टिश्यू डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्लेसेंटा फॉर्मेशन. उसके बाद जो कॉरियोनिक विलाए हैं वो डायरेक्टली मदर ब्लड में बाथ, मतलब डायरेक्टली मदर ब्लड में डिप हो जाते हैं. तो ऐसे प्लेसेंटा को क्या बोला जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा. तो पहला फीचर है कॉरियोनिक, सेकंड हमारे पास है हीमोकोरियल. अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर आप फीचर की बात करो, डायग्राम पे हम बाद में आते हैं, तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा. मेटाडिस्कॉइडल का मतलब होता है कि जो विलाए हैं, कॉरियोनिक विलाए, इनिशियली वो कॉरियोनिक विलाए हर तरफ से आपको नजर आते हैं, बट लेटर ऑन वो कॉरियोनिक विलाए सिर्फ एक ही तरफ हमें नजर आएंगे एंड इट फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. That is why the placenta is known as the metadiscoidal placenta because it appears in the form of a disc. फोर्थ फीचर आता है डेसिडुएट. डेसिडुएट का मतलब होता है कि ह्यूमंस में जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो प्लेसेंटा का जो रिमेनिंग मास है वो बॉडी के अंदर कभी नहीं रहता, ना वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा. रिमेनिंग मास प्लेसेंटा का हमेशा बेटा वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है अलोंग विद ब्लड एंड म्यूकस. तो ये जो रिमेनिंग मास बाहर आता है अलोंग विद ब्लड एंड म्यूकस, इस रिमेनिंग मास को बोला जाता है डेसिडुआ, and sometime it is given the name that is known as after birth. तो ऐसा प्लेसेंटा जो बच्चे के बर्थ के बाद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की वजह से बाहर निकल आया along with blood and mucus, this kind of the placenta is known as what, deciduate placenta.
तो ह्यूमन प्लेसेंटा के बेटा 4 इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझ लो। पहला फीचर हमारे पास कौन सा है? द वेरी फर्स्ट फीचर इज द कॉरियोनिक प्लेसेंटा, बिकॉज हमें प्लेसेंटा कौन बनाता है? आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर विच इज कॉरियोन। फिर ह्यूमंस के केस में जो प्लेसेंटा है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है, क्योंकि मेटर्नल तीनों टिश्यू डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देखो, ये यूट्राइन वॉल है आपके पास, लेकिन यूट्राइन वॉल तो कंप्लीटली डिग्रेडेड और टूटी हुई नजर आ रही है, ठीक है। और ये जो आपके पास है, दीज आर द कॉरियोनिक विलाई। So chorionic villi directly enters into the mother's blood. So this kind of the placenta is called hemocorial. प्लेसेंटा डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा। और बर्थ के बाद, बच्चे के बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा का मास है वो बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू वेजाइनल ओपनिंग, सो दिस इज डेसिडुएट प्लेसेंटा। तो ह्यूमन प्लेसेंटा के 4 इंपॉर्टेंट फीचर, कॉरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कोइडल एंड डेसिडुएट। नाउ लुक एट द डायग्राम। ये बेबी है बेटा, ये इसका नेवल पार्ट है, तो यहाँ पर कनेक्टेड होती है लॉन्ग कॉर्ड। इस कॉर्ड को बेसिकली यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चा ऐसे देखते हो ना, आप कभी टीवी में आपने देखा होगा, तो ऐसे लॉन्ग कॉर्ड बनाते हैं इस तरीके से, जो यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है। तो ये जो डिस्क है ये बेसिकली होता है प्लेसेंटा। दिस लॉन्ग कॉर्ड इज नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो बच्चा प्लेसेंटा से किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाता कौन है? एक इसको बनाता है यॉर्क सैक और एक इसको बनाता है एलेंटोइस। ये दो इसको बनाएंगे। We can see in the diagram it is very clear, this is the umbilical cord, और उसके बाद ये जो डिस्क लाइक पार्ट बनेगा, this is known as placenta, जिसमें कॉरियोनिक विलाई डायरेक्टली एंटर हो जाएंगे मेटर्नल ब्लड में। So this is called हीमोकोरियल प्लेसेंटा। बाहर की तरफ एमनियोटिक सैक है और सैक में ये लिक्विड है विच इज एमनियोटिक फ्लूइड। तो बच्चा इसी में फ्लोट कर रहा है, सो इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये डायग्राम देखो, ये और भी क्लियर है बेटा आपके पास। तो डायग्राम में अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, लुक एट दिस डायग्राम जो ऊपर की तरफ है, 2 मंथ्स प्रेगनेंसी का, ये दिख रहा है आपको? दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। और नीचे देखो यहाँ पर क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है ना। तो ये पूरा प्लेसेंटा का डायग्राम है, एंड दिस पोर्शन इज बेसिकली नोन एज व्हाट? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आती है अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन, है ना। अब आप देखो कि जो ब्लू कलर की है ना यहाँ पे डायग्राम में, वो बेसिकली आर्टरीज है, और जो रेड कलर की उसको क्या लेबल करा है? वेन। 2 आर्टरीज होंगी और एक वेन। आर्टरीज का नंबर कितना है बेटा? 2। वेन का नंबर है 1। ब्लू कलर से ड्रॉ करने का एक लॉजिक है यहाँ पर कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, they actually carry the deoxygenated blood। क्या कैरी करती हैं? deoxygenated blood। किसका deoxygenated blood? फीटस का। तो ये वाला deoxygenated blood लेके ये कहाँ जाती है बेटा? प्लेसेंटा के पास, क्योंकि प्लेसेंटा में क्या होता है? ऑक्सीजनेशन। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जाएगा बच्चे के ब्लड में, जो कॉरियोनिक विलाई के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है प्लेसेंटा के पास, विच आर 2 इन नंबर। प्लेसेंटा में होता है ऑक्सीजनेशन, उसके बाद उस ब्लड को डाल दिया जाता है अम्बिलिकल वेन में। तो वेन एक्चुअली कैरी विच काइंड ऑफ द ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड लेके वापस किसके पास आ जाती है? फीटस के पास। तो एक चीज ध्यान में रखो, हम लोगों में क्या होता है? आर्टरीज ऑलवेज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स ऑलवेज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक एक्सेप्शन है दोनों में, बट फीटस के केस में उल्टा है। फीटस के केस में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें 3 वेसल्स हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन। Umbilical artery always carry the deoxygenated blood of the fetus and umbilical vein always carry the oxygenated blood जो fetus को देती है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा कलर से बनाया गया है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। ब्लू कलर umbilical artery, red color umbilical vein, and these are the chorionic villi। जो ये नजर आ रहे हैं ना आपको, these are the chorionic villi। और इन विलाई के अंदर you have the blood vessels and these blood vessels carry the blood of fetus।
किसका ब्लड कैरी करती है? फीटस का, ठीक है। तो मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिफ्यूज करेगा फीटस ब्लड में, और फीटस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करेगा मैटरनल ब्लड में। दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट द प्लेसेंटा. That is why I said placenta help in the exchange of gases because it provide oxygenated blood to the fetus. उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो प्लेसेंटा है वो फीटस से कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी है, एक वेन है. आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाने में कंट्रीब्यूशन रहता है एलेंटवाइस का, यॉर्क सैक का एंड लिटिल एमनियन का. ये चीज ध्यान से याद करो. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीएमटी पेपर एंड दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्लियर? और चार फीचर्स आपने याद रखने हैं प्लेसेंटा के. कौन कौन से हैं? कॉरियोनिक, मेटाडिस्कॉइडल, इमोकोरियल एंड डेसिडुएट प्लेसेंटा. नाउ दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, देखना जरूरी है बेटा क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, नीट के पेपर में. तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लुक एट द डायग्राम, तो ऊपर की तरफ देखो आपको प्लेसेंटल विलाई नजर आते हैं. दिख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड प्लेसेंटल विलाई. कौन सी मेम्ब्रेन से बनेंगे? ऑब्वियसली बेटा आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कॉरियन. यही तो बनाती है इनको. इसलिए टाइप ऑफ प्लेसेंटा कौन सा है? कॉरियोनिक प्लेसेंटा. Then that is the cavity. ये सारी cavity है. Now this cavity is known as what? This is known as amniotic cavity. और इसमें होता है एक liquid. That liquid is known as what? Amniotic fluid, which provides protection. Then that is embryo, जो बहुत clear आपको नजर आ रहा है. और embryo placenta से connected है with the help of this. Now this is known as what? This is called umbilical cord. ठीक है. और umbilical cord को बनाने में कौन कौन अपना contribution देते हैं? allantois. ये देख रहे हैं allantois नीचे की तरफ. And yolk sac, ये mass है yolk sac का. And inner membrane, that is amnion. तो तीन चीजें contribute करती हैं for the formation of umbilical cord. umbilical cord में दो arteries हैं और एक vein है. ठीक है. नीचे की तरफ आ जाओ जरा. ये जो रेड कलर का बेटा आपको दिख रहा है ना पार्ट, दिस इज बेसिकली द यूट्रस. इट इज नोन एज वॉर्म कैविटी ऑफ यूट्रस. हल्का सा नीचे आओगे, दिस इज द नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस. सो व्हाट इज द नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस? सर्विक्स. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्विक्स में प्लग है म्यूकस का. ठीक है. म्यूकस का प्लग बनाया जाता है ताकि जो एम्ब्रियो है या जो बेबी है या फिर जो फीटस है बेटा, it should remain in the uterus. उसको यूट्रस में ही रहना है, उसको बाहर इधर उधर नहीं निकलना है till the 9 month of pregnancy. जैसे ही बेटा प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो ये म्यूकस है ये डिसॉल्व हो जाता है. ये डिसॉल्व होगा तो ऑब्वियसली जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा, वेजाइना डायलेट होगा, तो बेबी इजिली बाहर आ जाएगा. लेकिन ये कब होगा? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे. जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं है तब तक ये प्लग ऑफ म्यूकस वहीं पर रहता है. ठीक है. सो इट एक्चुअली क्लोज द ओपनिंग. क्लियर? अब इसमें अगर आगे देखें तो आगे बेटा फंक्शन पूछे जाते हैं प्लेसेंटा के. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इसके ऊपर लगातार. पहला तो देखो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. बिकॉज मैटरनल ब्लड कंटेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो डिफ्यूज हो जाते हैं फीटल ब्लड में. इट हेल्प इन रेस्पिरेशन. अभी मैंने बताया रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. excretion, that is the removal of the waste material, ये भी काम करेगा. It store the fat and glycogen. Fat and glycogen store करता है, which is very important for the fetus. It act as a barrier to pass only those compound which are necessary. जो कंपाउंड बच्चे के लिए जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बस वही पास होंगे. ठीक है. लेकिन जो कंपाउंड हार्मफुल हैं, जो उसको डिजीज कॉज कर सकते हैं, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, उनके लिए बैरियर का काम करता है. तो जो कंपाउंड बच्चे की डेथ कॉज कर सकते हैं या उसमें एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकते हैं, वो बेटा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. इट कैन बी सम काइंड ऑफ रेडिएशन, इट कैन बी सम काइंड ऑफ केमिकल, इट कैन बी सम काइंड ऑफ ड्रग. तो इनको कलेक्टिवली यहाँ पर नाम दिया जाता है टेराटोजेंस. क्या बोला जाता है इनको? टेराटोजेंस.
तो टेराटोजेंस या तो कोई एजेंट है या ड्रग है जो कि बच्चे में एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है, इवन वो अबॉर्शन भी कॉज कर सकता है। सो दीज आर वेरी हार्मफुल। तो इनको रोकने का, इनको बैरियर क्या काम करने का कौन करता है? प्लेसेंटा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो अगेन नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्लेसेंटा है इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पहला ये कि जो प्लेसेंटा है इट सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन व्हिच आर द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। अपार्ट फ्रॉम दिस इट सीक्रेट एचसीजी, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। एचसीजी याद है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एचसीजी क्या करता है? वो फर्दर स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को टू सीक्रेट मोर एंड मोर प्रोजेस्टेरॉन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, क्योंकि वो हमें चाहिए। Then HCS, which is human chorionic somatotropin hormone, that stimulate the development of mammary gland, because development होगा तभी milk formation होगा। HPL, human placental lactogen, it actually stimulate the milk formation, ये milk formation को enhance करता है, बढ़ाता है उसको। फिर एक हार्मोन है रिलैक्सिन विच इज ऑल्सो सिक्रेट बाय द प्लेसेंटा। रिलैक्सिन बेसिकली कब चाहिए होता है? इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ विच इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन को फैसिलिटेट या उसको प्रमोट करने में मेन रोल किसका रहता है? रिलैक्सिन का। रिलैक्सिन बेसिकली क्या करता है बेटा? इट एक्चुअली कॉजेज द डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का डायलेशन करवाता है, तो सर्विक्स खुल जाता है। खुलेगा तो इट कंबाइंस विद वेजाइना टू फॉर्म बर्थ कैनाल, जिससे बेबी जो है वो इजिली बाहर आ जाता है। So these are the functions of placenta which are very very important. First, it provides nutrition. Second, respiration. Third, excretion. Fourth, it store the fat and glycogen. Number fifth, it act as a barrier, ठीक है, to the harmful compounds and drugs. नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचसीएच, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। फीमेल के केस में ना क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि फीमेल के केस में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोला जाता है? तो फीमेल के केस में जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बेसिकली बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम को, जो बनता है ओवरी में, और इसका काम होता है टू सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप अपना नोट कर सकते हो कि फीमेल के केस में जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, जो हर मंथ एक तरीके से बेटा उनकी बॉडी में बनता है, लेकिन टूट जाता है इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, एंड इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन तो वो रिटेन रहेगा, लेकिन वो भी टेम्पररी टाइम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा फीमेल में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट वो एंडोक्राइन फीमेल्स में तब बनता है जब फीमेल होती है प्रेग्नेंट। मतलब वो ग्लैंड फीमेल्स में सिर्फ कब बनेगा? प्रेगनेंसी के टाइम पे, ओनली इन द प्रेगनेंसी। तो कौन सा ग्लैंड है जो फीमेल में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है, विच एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? तो obviously that gland is placenta. So this is another important question which you can note down कि फीमेल में कौन सा ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन है और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही वो मिलता है, दैट इज प्लेसेंटा। फीमेल में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, बनता है फिर टूट जाता है, तो वो हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। So these are the functions of placenta जो आप लोगों ने करने हैं, and these are very very important. हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? अच्छा, इसमें से कोई डाउट है किसी बच्चे को जो अभी तक मैंने स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई हैं? तो गैस्ट्रुलेशन के डायग्राम आई थिंक आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर ली होगी बेटा आपने। स्टेप्स अच्छे से याद कर लेना सारे गैस्ट्रुलेशन के जो मैंने बताए थे, ठीक है। और उसके बाद यॉर्क सैक का यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ जरा।
देखो एक इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दैट विल बी द रिगार्डिंग ट्विंस का एक क्वेश्चन था हम लोगों के पास। बेटा वो आज और कल की इकट्ठी हो जाएगी, आपकी जो वीडियो पोस्ट होनी है ना, मैंने बोल दिया है तो वो इकट्ठे ही कर देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसमें एक ना मैं आप लोगों को अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन इन केस ऑफ फीटस। ये नीट में आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हो सकता है इसका आगे भी कभी क्वेश्चन आ जाए, तो जरा इसको ध्यान से एक बार समझ लो आप लोग। ब्लड सेल फॉर्मेशन में फर्स्ट टाइम जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है फीटस के केस में, दैट इज बेसिकली इन द यॉर्क सैक। तो सबसे पहले ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम यॉर्क सैक में होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अप टू द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद क्या होता है कि जो ये यॉर्क सैक है बेटा, आफ्टर 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये डीजनरेट हो जाता है। तो डीजनरेशन के बाद यानी कि आफ्टर दैट ये काम कौन करता है? इट विल बी डन बाय द स्प्लीन, इट विल बी डन बाय द लिवर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यॉर्क सैक के डीजनरेशन के बाद ये काम कौन करता है? स्प्लीन एंड लिवर। और जो बोन मैरो है, एक चीज हमेशा ध्यान में रहना कि बोन मैरो इज नॉट फंक्शनल इन केस ऑफ फीटस। फीटस के केस में बोन मैरो फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, और अगर बर्थ हो जाता है बच्चे का तो आफ्टर बर्थ ना तो ये काम स्प्लीन करेगा ना ये काम लिवर करेगा। तो यहाँ पर आफ्टर बर्थ ब्लड सेल फॉर्मेशन का जो काम है दैट विल अकर इन द रेड बोन मैरो। तो इसको जरा आप लोग ध्यान से याद कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड सेल फॉर्मेशन अगर फीटस में पूछा गया तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? यॉर्क सैक में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अकर इन द यॉर्क सैक अप टू द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद जब यॉर्क सैक डीजनरेट हो जाएगा तो ये काम करेंगे स्प्लीन एंड लिवर। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे बोन मैरो फंक्शनल नहीं होती है फीटस में, बर्थ के बाद बोन मैरो काम करना स्टार्ट कर देती है, तो ब्लड सेल फॉर्मेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? रेड बोन मैरो में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसको जरा आप लोग अच्छे से एक बार याद कर लेना, दिस इज लिटिल इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्विंस की। स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी?